हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या यूँ कह सकते हैं आप कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में हम लेके आए 2021 में पूछे गए प्रश्न। मेरे दोस्तों, कौन सा 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं पेपर आपके लिए लेके आया हूं। आपको पता है कि विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए पेपर हैं प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जिसमें 2024 का पूरा पेपर अपन सोल्व कर चुके हैं, है ना। आज अपना रहेगा मेरे दोस्तों 2021 में पूछा गया पेपर। कौन सा मेरे दोस्तों? 2021 में पूछा गया पेपर जो है अपना आज यहाँ रहने वाला है। 2021 में कौन सा पेपर आया था और इसकी मैथमेटिक्स में आज आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए फटाक से। खंड सेकंड अंकगणित, ठीक है। और 2021 का ये पेपर है। निर्देश वगैरह सब पिछले पेपर में पढ़ने कर ही लिया, किस प्रकार से पढ़ते हैं, है ना। ये सारी चीज पिछले पेपर में अपन ने पढ़ ली थी अच्छी तरीके से। तो 41 नंबर क्वेश्चन से देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले मेंटल एबिलिटी थी 1 to 40, 140 तक वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ रहने वाला है। तो सभी बच्चे फटाक से तैयार हो जाए। क्लास अगर आपको पसंद आती है, इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें मेरे दोस्तों। लीजिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले। एक चीज मैं और बताऊं आपको, समझना बात को। मैं 2021 का पेपर आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप हमें 2021 का पेपर बता रहे हो, है ना। 2021 के बाद तो 2024 में ही जो है आपका सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस मेरे दोस्तों चेंज हो गया। तो सिलेबस जब आपका हमारा चेंज हो गया, है ना, फिर भी आप हमें वो क्यों बता रहे। तो ऐसा नहीं है बेटा, 2021 का मैं पेपर जरूर लेके आया हूं आपके लिए। और जो आपका सिलेबस चेंज हुआ, जो टॉपिक आपसे आपके सिलेबस में हट गए, वो टॉपिक मेरे दोस्तों मैंने वो क्वेश्चन मैंने हटा दिए और उसके जगह जो नए टॉपिक आपके जुड़े हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है ना। बिल्कुल नए पैटर्न पे। यूं नहीं समझना आपको भाई 2021 का पेपर है तो सर ने पुराना पैटर्न, नहीं। जो सिलेबस में है चैप्टर वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। जो चैप्टर हट गए उनके क्वेश्चन मैंने हटा दिए, उनके जगह नए चैप्टर के क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। देखो दिया है कि 154 इंटू 18 बराबर 2772, तो 27.72 भाग चिन्ह 1.8 का मान क्या होगा, ये आपको करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है ना। अब अगर इसमें मैं इसका भाग दूं तो क्या आएगा, समझना बात को। देखो ये वाला नंबर तो ये रहा और ये वाला नंबर ये रहा, तो कौन सा नंबर बचा आपके पास, ये बचा। इसका मतलब जब आप इसका भाग इसमें दोगे ना मेरे दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ आपका आंसर आएगा, ठीक है भाई। ये तो नंबर छूटा, तो ऐसा ही कुछ आपका आंसर आने वाला है। ये देखो इस टाइप का आंसर है। तो कर लो, 1.8 का भाग इसमें लगा दो, लगा देते हैं अपन। किसका लगाएंगे मेरे दोस्तों? 1.8 का भाग लगाएंगे। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जिसका भाग लगाओगे इसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पॉइंट है तो इसका पॉइंट हटाना। तो इसके बटे में लिखकर इसका पॉइंट हटा लेता हूं मैं, ठीक है ना। यही लिख दो इसको, इसके बटे में लिख देते हैं 1.8, ठीक है। चलो यहाँ लिख लेते हैं यार। तो किस में भाग देना है भाई? ये 27.72 में 1.8 का भाग देना है, ठीक है भाई। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लग जाएगी, यहाँ लगा दो ऐसे, ठीक है ना। ऊपर की तो मदद कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये है 2772, कितना है ये 2772, है ना। इसको 10 से गुणा करोगे, इसके पीछे एक जीरो लग जाएगी। अब देखो यहाँ आप देख पाते हैं कि दो छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पीछे से दो छोड़ के पॉइंट लग जाएगा ये, है ना। और नीचे कितना बचा 18, मतलब 18 का भाग देना है आपको इसमें, है ना। 277.20 में 18 का भाग देना है। तो यहाँ भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 18 का भाग दे देता हूँ मैं 277.20 में। किसका भाग दे दूंगा भाई? 18 का। 18 का भाग लगा दूंगा 270, ठीक है ना। क्या करा मैंने? यहाँ से पॉइंट हटाया,
तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 277.20 बना, और इसमें 18 का भाग दे रहा हूँ 2 भाई, 18 का भाग 27 में जाएगा, एक बार 18 एकम 18, कितना बच जाएगा, माइनस करो, 9 बच जाएगा। ठीक है, अगला डिजिट उतारेंगे पर 7, है ना। अब कितनी बार जाएगा, 18×5 = 5 बार जाएगा, 18×5 = 90, कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे, ये वाला, है ना, ये वाला अंक उतार लिया। अब देखो ये अंक मैंने उतारा पॉइंट के बाद गया, तो सबसे पहले पॉइंट आएगा। अब मैंने क्या बताया था दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि बिना प्रश्न को पूरा हल किए आंसर कैसे निकाले, तो इससे ही पता लग जाएगा मेरे दोस्तों आपका आंसर। देखो 15 के बाद पॉइंट किसमें है, इसमें है 15 के बाद पॉइंट, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, पूरा मैंने क्वेश्चन को हल ही नहीं करा, देखो आगे वो भी और डिवाइड होगा, मैंने पूरा हल ही नहीं करा प्रश्न को, जिससे पहले मेरे को पता लग गया कि 15 के बाद पॉइंट आया, 15 के बाद पॉइंट किसमें, किसी में नहीं, इसमें तो यही सही है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे डिवाइड आपको आता है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आप चाहो तो कर सकते हो पूरा भी, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 18 चौक 72, कितना बचेगा, 0। तो 15.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखो 0 बच रहा है ना, 0 लगाते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 15.4 है, 15.40, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को बताए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा, ये वाला, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये भी सिंपल है। देखो 42 क्वेश्चन, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, आप सब जानते हो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है ना, ये समकोण त्रिभुज होता है, ये ऐसा। अब कह रहा है समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाएं, तो मेरे दोस्तों ये दोनों भुजाएं लंबवत होती है, ये दोनों भुजाएं क्या होती है, लंबवत होती है, ये दोनों भुजाएं लंबवत होती है ना। तो लंबवत भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब लंबवत भुजा में क्या होगा, ये ऊंचाई होती है, ये आधार होता है ना, ये तो ऊंचाई होती है, ये आधार होता है, या ये तो लंब होता है, ये आधार होता है ना। तो इनमें से एक तो लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी मान लो, इसमें जरूर फर्क पड़ता है, कर्ण को कर्ण ही मानना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये आधार होता है, ये इसका लंब होता है, इसको कैसे भी मान लो, इसको आधार मान लो, इसको लंब मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ण को कर्ण मानना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रख लेना। तो ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं इधर की 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो परिमाप ज्ञात करो। अब देखो बात सुनो, इसको आप 5 मान लो या इसको 12 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 5 मान लो, इसको 12 मान लो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, एक ये बना लेंगे, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, यहाँ बना लेते हैं, ये एक मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है भाई, अब इसकी दो लंबवत भुजाएं 5 और 12 है, तो इसको तो मैं 5 मान लेता हूँ, इसको मैं 12 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का परिमाप। अब मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब देखो इसमें तीसरी भुजा नहीं दे रखी, कौन सी, ये तीसरी भुजा नहीं दे रखी, इसकी कर्ण, तो पहले कर्ण निकालना पड़ेगा मेरे दोस्तों, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। और आप सभी को पता है जो कर्ण का सूत्र होता है वो क्या होता है, ये कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण का सूत्र होता है मेरे दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर, ऐसा होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। लंब ये 12 का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, है ना। ये चल रहा है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटा रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा कर्ण बराबर रूट 169, कितना आ जाएगा 13। ये कर्ण आपका 13 आ गया, कितना आ गया, कर्ण कितना आ गया आपका 13। अब त्रिभुज का परिमाप निकालना, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 12 + 5 + 13 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 5 3 8 2 10 की 0 हासिल 1, तो 3 30 आ जाएगा परिमाप, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर में दे रखा है, 30 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या पूछा था इसमें, त्रिभुज का परिमाप पूछा है, परिमाप कौन होता है मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग। तो इसने दो भुजा दे रखी है, ये रही, तो तीसरी नहीं दे रखी, है ना। इसमें किसी को भी आप इसको या इसको किसी को भी उल्टी सुल्टी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी भुजा एक कर्ण है, कर्ण का सूत्र लगा के मैंने कर्ण निकाल लिया, ठीक है, फिर तीनों भुजाओं का योग कर लिया, करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन और बढ़िया है, देखो सिंपल क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अब देखो एक चीज बताऊं मैं आपको,
आप देखना, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं 43 की। जब मैंने आपको समीकरण चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा मेरे दोस्तों, समीकरण, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि समीकरण चैप्टर आपको कोई सी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और हमने हमारी बुक में समीकरण चैप्टर डाल रखा है, ठीक है ना, समीकरण डाल रखा है, जबकि समीकरण कोई सी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और देखो समीकरण का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, देखो, है ना, इसलिए हमने 2021 का है, 22 में भी आया था क्वेश्चन। तो समीकरण चैप्टर इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको आसानी से मत ले लेना, इतना सिंपल मत ले लेना, है ना, समीकरण आता है और इसीलिए हमने इसमें डाल रखा है, ठीक है भाई। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। ये एक समीकरण है, अब देखो इसमें समीकरण में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी नहीं है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 इंटू 196 बन जाएगा। अब आप सभी को पता है इधर से स्क्वायर हटाते हैं, इधर रूट लग जाता है, तो x इज इक्वल टू इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ये 25 इंटू 196, बस। तो x बराबर वर्गमूल कर दो, 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, और 196 का कितना होता है 14, 14 को 5 से गुना करो, 14 5 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तो अपनी उसमें भी है, ऐसा क्वेश्चन तो अपनी बुक में भी है, ठीक है। तो ये 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए 44 करते हैं। 44 देखो, 44 में बढ़िया क्वेश्चन है, 44 नंबर बढ़िया क्वेश्चन, संपूर्ण कोणों का अनुपात दे रखा है, उनमें से छोटे कोण की माप पूछिए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है 44 नंबर। फोर्टी फोर नंबर करते हैं। देखो, दो संपूर्ण कोणों का अनुपात दे रखा है ना, उनमें से बड़े को छोटे कोण की माप पूछिए। देखो सिंपल सी बात है, कोण कौन से संपूर्ण, आप जानते हैं संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों, संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को अपन ट्रिक से कर लेंगे मेरे दोस्तों, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, अगर आपने मेरे वीडियो देखो या मेरी क्लास ली हो तो आपने, संपूरक कोण किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कोण होते हैं। तो ये संपूरक कोण दे रखे दो, है ना, तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा मेरे दोस्तों 180 डिग्री। अब देखो ये क्या है, दोनों कोणों का योग है, ये क्या है दोनों कोणों का योग, तो आप क्या करो इन दोनों का योग कर लो, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, इंटू, अब बात सुनना, देखो ये योग दे रखा है तो योग का ही भाग दे देंगे इसमें, है ना, और जो पूछा है उससे गुणा कर दो। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, इसमें इसमें पूछा है छोटा कोण पूछा है, तो छोटा कोण है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर बड़ा कोण पूछा तो 3 से गुणा कर देते, ठीक है मेरे दोस्तों। एक बार फिर से देखिए इसको कैसे करा मैंने, प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख दो, प्रश्न में दे रखा है कि कोण संपूरक है, तो आपको पता है संपूर्ण कोण का योग 180 डिग्री होता है। फिर आगे देखिए ये क्या है, योग है, तो योग में योग का ही भाग दे दूंगा, इन दोनों का योग का भाग दे दूंगा, अगर ये योग है तो योग का भाग दे देंगे, अगर ये बड़ा कोण होता तो 3 का भाग देते हैं, अगर ये छोटा कोण होता तो 2 का भाग देते, ठीक है। तो ये योग है, इसलिए मैंने योग करके इन दोनों का योग करके योग का ही भाग दे दिया, मतलब योग में योग का ही भाग दे दिया, और जो पूछा है उससे गुणा कर दो। छोटी संख्या, छोटा कोण पूछा है तो छोटे से गुणा कर देंगे, छोटा कोण पूछा है 2 से गुणा कर देंगे, बड़ा कोण पूछता 3 से गुणा कर देते, तो छोटा कोण पूछा है 2 से गुणा कर देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। देखो इससे कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 180, 36 बार कटेगा शायद, 5 3 15 6 5 30, 36 बार कटेगा, 36 को 2 से गुना करो 72 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा बड़ा कोण 72 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाई 45वां क्वेश्चन रहेगा आपके पास, निम्न लिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है आपको, पूर्ण संख्या में मान ज्ञात करना है। करो, सबसे पहले आपको पता है कोष्ठकल करते हैं, तो कोष्ठकल कर लो, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, बाकी तो ऐसा कैसे रह जाएगा, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं। देखो 349 इंटू 51 है ना, प्लस इससे डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, करो 31 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं 31 से किसको डिवाइड करेंगे अपन 632 को, 31 से किसको डिवाइड करेंगे
632 का ना कितनी बार जाएगा, 32 31 दूना 62, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, कितना बचेगा 1 2 2 3 6 है, कितना बचेगा अपने पास, 1 बचेगा, या अगला अंक उतारा 2। ठीक है, अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के मैं 0 लगा सकता हूँ, है ना। अच्छा, इसमें पॉइंट में तो दे ही रहेगा, पूर्ण संख्या में पूछा है इसने, निकटतम पूर्ण संख्या में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बात समझना, पॉइंट के बाद का नहीं दे रखा इसमें, तो अपने को पॉइंट के बाद का चाहिए भी नहीं, है ना, पॉइंट के बाद का अपने को चाहिए भी नहीं, परंतु अपन क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में एक स्थान तक ले लेंगे राउंड ऑफ करने के हिसाब से। सबसे पहली बात तो ये देखिए आप, यहाँ एक 0 आएगी मेरे हिसाब से, देखना कितना बचा, यहाँ 1 बचा। अब अगला अंक उतारूंगा कौन सा मैं, 2, है ना भाई, इसमें 2 बार 2 बार गया, है ना, 2 बार कितना है 62, माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। अब अगला अंक उतारेंगे 2, उतार लिया। अब देखो मैंने अंक उतार लिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा है इसका, तो यहाँ क्या करते हैं मेरे दोस्तों, 0 लगाते हैं, पहले भाग नहीं गया उसकी 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर आपको पता है पॉइंट लगा के अपन एक 0 लगा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार करोगे ना तो 4 3 12 120, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में 3 बार जाएगा, तो यूं मान लो 20.3 आया। ठीक है भाई, कितना आया 20.3, 20.3 आया, है ना। क्या करा मैंने, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 20.3। हालांकि देखो इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है, लेकिन राउंड ऑफ करने के लिए पॉइंट के बाद में 1 अंक लिया है मैं, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल आता है ना, आपको डिवाइड कर देना, पॉइंट के बाद में 1 अंक तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो पीछे का अंक कैसे देखोगे आप, वो सन्निकटन करने के लिए, है ना, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है तो आपको पॉइंट के बाद में 1 अंक लाना है ताकि वो सन्निकटन अपन उसका कर सके। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां कर देते हैं 349 को किससे 51 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 9 4 3 और 5 से मल्टीप्लाई करो तो 9 5 45, 5 हासिल 4, ये 4 5 20 4 24, 4 5 20, 4 हासिल 24 का 4 हासिल 2, 5 3 15 2 17, ये आ जाएगा, ये तो आएगा यार 5 45 हासिल 4 5 20 24, 4 हासिल 2 17, ये आएगा। प्लस करो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 7, ये आ जाएगा 17,799। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 17,799। ठीक है, प्लस ये 20.3। अब दोनों को प्लस कर दो, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा, है ना, प्लस कर दो दोनों को। तो यहाँ लिख देते हैं, यही कर लेते हैं, देखो 17,799, 17,799 में ये जोड़ना है। अब इसमें पॉइंट है, पॉइंट पीछे लगाएंगे, जोड़ो 20.3 जोड़ दो, तो 3 का तो 3 आएगा, पॉइंट यहाँ 9 का 9 आएगा, यहाँ 11 का 1 हासिल 1 आएगा, 17, ये आया 17,819 आया। अब देखो आप 17,800, देखो 17,800 नहीं है, 17,500 है गलत, 17,500 है गलत, 17,500 है गलत, 17,821 आ रहा है इसमें मेरे दोस्तों, कितना आ रहा है 17,821, देखना 17,821 आ रहा है। अपने पास कितना आया 17,819। ये पॉइंट के बाद में मैंने एक अंक क्यों लिया था, सन्निकटन करने के लिए। भाई अगर बड़ा होता ना, यहाँ 20 कर देते अपन 19 की जगह, है ना, बड़ा होता अगर 5 या 5 से बड़ा तो यहाँ 20 कर लेते, लेकिन बस कितना है 17,819 आया। अब इसके निकटतम पूछ रहा है, तो इसके निकटतम 19 के निकटतम यही तो होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17,821। कौन सा मेरे दोस्तों 17,821 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है 17,821। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। हालांकि अब उस हिसाब से तो जिस हिसाब से ऑप्शन दिए उस हिसाब से तो पॉइंट के बाद की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ले आना, पॉइंट के बाद में 1 अंक ले आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन। 46 क्या कहता है, एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं, ठीक है ना, तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या ट्रिक से निकल जाएगा मेरे दोस्तों। ट्रिक क्या कहती है, प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख दो। ट्रिक क्या कहती है, आपकी प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख दो, उसमें उसी के मान का भाग दे दो,
है ना। तो भाग किसका देंगे, देखो ये लड़कियों की संख्या है, किसकी संख्या है, लड़कियों की, तो लड़कियों की संख्या का ही भाग दूंगा मेरे दोस्तों। कैसे, इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कुल बच्चे हैं कितने हैं, 5 हैं, जिसमें से लड़के कितने हैं मेरे दोस्तों, 3 हैं, तो लड़कियां कितनी बचेगी, 2। सीधी सी बात है, लड़कियां कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी लड़कियां। लड़कियां समझ गए ना मेरे दोस्तों, भाई 3/5 लड़के हैं, इसका मतलब कुल 5 हैं, जिसमें से 3 लड़के हैं, तो 5 में 3 लड़के, लड़कियां कितनी बची मेरे दोस्तों, 2। तो ये लड़कियां हैं तो लड़कियों का भाग दे दूंगा, और इसने क्या पूछा है, लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे दोस्तों। इसका भाग जाएगा 400 बार, 400 को 300 से गुणा करोगे तो 1200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, जबरदस्त ट्रिक है, आप देखना मेरे दोस्तों। अन्य जो यूट्यूबर आपको पढ़ा रहे हैं उनका भी देखो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी देखो, आपको लगेगा कहीं ना कहीं हम बहुत शानदार ट्रिक निकाल के आपके लिए लेकर आते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करा, देखो यहां से समझो आप, इसमें 3/5 लड़के हैं, इसका मतलब है कि कुल कक्षा में कुल 5 विद्यार्थी, जिसमें 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 3। अब 5 में से 3 लड़के हैं, इसका मतलब 2 लड़कियां हैं। अब हम ट्रिक कहती है कि प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख दो, है ना, इसमें इसी के मान का भाग दे दो। अब देखो लड़के हैं तो लड़कियों का ही भाग दे दूंगा इसमें। और क्या पूछा है इसने, लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, आंसर आ जाएगा आपके पास 1200 करेक्ट आंसर। ठीक है ना, गजब की ट्रिक है मेरे दोस्तों, कमाल की ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए 47, ये 47 देखिए, है ना 47, ये अपनी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपने देखा हो तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यार। तो ज्यादा कोई टफ पेपर नहीं है, अगर तरीके से करोगे आप, सोच समझ के क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आप केवल टाइम पास करोगे तो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा, पढ़ना है तरीके से पढ़ना है ना। देखिए भाई 47वां प्रश्न देखिए, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 29 हो जाए। देखो अपनी बुक में भी ऐसा, देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 24 पारियों में रनों का औसत कितना है मेरे दोस्तों, औसत है 28 रन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 24 पारियों के कुल रन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कुल रन। कुल रन कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बताया था ना मैंने, औसत इंटू राशि की संख्या। तो क्या करूंगा मैं, 28 × 24 कर लूंगा, यहाँ लिख देते हैं 28 × 24, जो भी जितना भी होगा कर लो मल्टीप्लाई। 24 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 28 से करो, कितना जाएगा, 8 × 32, 2 हासिल 3, और 8 × 16 3 19, और 24 × 72 आ जाएगा, जोड़ो 2 11 का 1 हासिल 1 7 8 9, 912 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 912। ठीक है, फिर कह रहा है वो 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। देखो 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए, औसत हो जाए उसका 29 हो जाए। ठीक है, तो इसने क्या करा, 25वीं पारी का औसत दे दिया, तो मैं 25 पारियों के कुल रन निकाल लूंगा, है ना, क्या निकाल लूंगा, कुल रन। ये औसत थे, ध्यान रख लेना, कुल रन निकालूंगा। कैसे निकलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके कुल रन निकल जाएंगे, 29 × 25, तो गुणा कर दो इनको भी, कितना आ जाएगा, 25 225, 225 का 5 हासिल 22। ठीक है, और 25 दूना 50, 25 दूना 50, 70 2 72, 725। अब देखना, अब आप इसको समझो कि 24 पारियों के कुल रन है 912। ये तो गलत कर दिया मैंने शायद, 25 नामा 225, 225 का 5 हासिल 22, और 25 दूना 50, 50 और 22 72, ये तो सही है, ये गलत कर दिया शायद मैंने, है ना, 28 × 24 गलत कर दिया, 25 × 29 जब इतना आ गया, 28 तो छोटा ना चाहिए, गलती कर दी शायद, 8 × 32, 2 हासिल 3, 8 दूना 16 3 19, फिर 24 दूना 48 आएगा, यहाँ गलती कर दी मैंने, कितना आएगा यहाँ, 24 दूना 48 आएगा 48। अब जोड़ो कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 8 16 17 7 हासिल 1 4 5 672 आएगा। कितना आएगा भाई, 672, ये गलत है, यहाँ कितना आ जाएगा, 672। अब समझो बात को, क्या समझोगे, देखो यहाँ से समझो आप कि जो 24 पारियां हैं, 24 पारियां हैं, 24 पारियों में कुल इतने रन बनाए, और 25 पारियों में कुल इतने रन बनाए, तो बढ़ गए ना मेरे दोस्त। ये क्यों बढ़े, क्योंकि 25वीं पारी को भी जुड़ गए, तो वो कह रहा है 25वीं पारी में कितने रन बनाए। तो ध्यान रखना,
इस प्रकार से जब दो संख्या आएगी फिर से इनका अंतर निकाल लेना, बड़ी में से छोटे को घटा देना और वही 25 पारिग्रहण आ जाएंगे। तो 725 में से 672 घटा दूंगा मैं, 725 में से कितना घटा दूंगा, 672 घटा दूंगा। घटाओ कितना बचेगा आपके पास, बच जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा, यहाँ 12 में से 7 गया 5, 53 रन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 53। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी बुक में भी है ऐसा क्वेश्चन। किस प्रकार करेंगे, सिंपल है मेरे दोस्तों, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो उसने 24 पारियों का औसत दे रखा है 28 रन, तो मैंने 24 पारियों के कुल रन निकाले। 24 पारियों का औसत दे रखा है 28 रन, तो मैंने 24 पारियों के कुल रन निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतने आ गए। फिर देखो 25 पारियों का औसत दे रखा है इतना, तो 25 पारियों के कुल रन निकालूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतने आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इन दोनों में से जो बड़ा हो उसमें से घटा देना, घटाए हुए ना वही आपका आंसर आ जाएगा, ये 53। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कौन सा आ जाएगा भाई, ये अब बढ़िया क्वेश्चन है गजब का, ये भी कौन सा, ये 48वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक मैच, बढ़िया गजब का क्वेश्चन है, टफ लगा होगा आपको, परंतु बहुत क्वेश्चन बहुत सीधा क्वेश्चन है। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, एक मैच कितना चलता है मेरे दोस्तों, आधा घंटा चलता है। आपको पता है आधा, यहाँ देखो मिनट में दे रखा है, ऑप्शन किस में दे रखा है, मिनट में, तो अपन भी आधे घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। कितना होता है मेरे दोस्तों, 30 मिनट, है ना। एक मैच आधा घंटा चलता है मतलब 30 मिनट चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। टाइम आउट कितने मिनट का होता है, बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों। देखो एक मैच आधा घंटा चलता है और उस मैच का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। कितने लिया जाता है, 1/10 भाग किसके लिए लिया जाता है, टाइम आउट के लिए, और टाइम आउट का ही मान पूछा है, तो 1/10 भाग का मान पूछा है मतलब, तो जो 30 मिनट है ना, इसके 1/10 भाग का मान निकालूंगा, गुणा करें 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसका भाग इसमें 3 बार चल जाएगा, तो 3 एकम 3 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सीधा क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, पर अंतु आपको इसमें थोड़ा सा उलझाया था भाई। कुल आधा घंटा चलता है मतलब 30 मिनट चलता है। अब मैच का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। मैच का कितना भाग, 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, और टाइम आउट का इसमें पूछा है, किसका समय पूछा है, टाइम आउट का इसमें पूछा है, मतलब यही पूछा है, 1/10 भाग का मान पूछा है। आधा घंटा मैच चलता है जिसमें 1/10 भाग टाइम आउट होता है, तो टाइम आउट का मान निकालो, 1/10 भाग का मान कैसे निकालते हैं, गुणा करिए, गुणा करते आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। आगे देखिए, आगे आता है आपके पास 49 क्वेश्चन। कौन सा भाई, 49। देखिए 49 करते हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य 315 रुपए, सुरेश ऐसी 5 मेज 2075 रुपए में खरीदता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। एक मेज का विक्रय मूल्य दे रखा है, अब वो 5 मेज खरीदता है इतने में, है ना। देखो बात समझना, सुरेश 5 मेज इतने में खरीदता है ना। अब इतने में खरीदे तो क्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य। तो यहां लिख दूंगा मैं क्रय मूल्य, मतलब कि सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2075 रुपए। ये सीधा इसने क्रय मूल्य दे दिया, है ना। परंतु इसने विक्रय मूल्य एक मेज का दिया है, देखो एक मेज का विक्रय मूल्य इतना है, एक मेज का दिया है विक्रय मूल्य। मेज कितनी है, 5, तो अपने को 5 मेज का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे दोस्तों, विक्रय मूल्य किसका निकालूंगा, 5 मेज का। एक मेज का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 315। मेज कितनी है, 5, तो 5 से गुणा करके मैं 5 मेज का विक्रय मूल्य निकालूंगा। 5 से गुणा करो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, और 5 एकम 5 2 7, और 5 थे 15, 1575 आ जाएगा मेरे दोस्त, समझ गए। अब यहाँ देखो आप, ये तो है आपका क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी मेरे दोस्तों, क्या होगा, हानि होगा। और हानि का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, है ना। क्रय मूल्य ये है, इसमें से विक्रय मूल्य घटा दूंगा मैं 1575 रुपये, तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। घटाओ कितना बचेगा, 0, दोनों जगह 75 है, हाँ 0 0 5, 500 रुपये की हानि आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, 500 रुपये की हानि। अब देखो बात सुनो, गलती होगी थोड़ी सी इसमें, ऑप्शन गलत है इसका, कोई बात नहीं। दो हानि ये 2 बार आई है, देखो ये हानि ये हानि। देखो ये ऑप्शन तो सही था, 100 रुपये का लाभ
और 100 रुपये की हानि। ये ऑप्शन तो दोनों सही है, मतलब सही का मतलब इसमें टाइपिंग में कोई मिस्टेक नहीं, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक होगी। यहाँ मैं 500 लिखना चाह रहा था, कितना लिखना चाह रहा था, 500 लिखना चाह रहा था, वो गलती से 100 आ गया। ठीक है, ठीक है ना, 500 लिखना चाह रहा था, गलती से यहाँ 100 टाइप हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका सही करना पड़ेगा, है ना, ये क्वेश्चन आपका सही करना पड़ेगा। गलती से कितना भाई, ये 500 टाइप हो गया, 100 टाइप हो गया, 500 आना था। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 रुपए की हानि। 500 रुपए का लाभ भी देगा ऑप्शन में, कंफ्यूज मत हो जाना। तो सिंपल क्वेश्चन था, देखो 5 मेज खरीदे उसने इतने रुपए में, तो ये तो डायरेक्ट आपके पास 5 मेज का क्रय मूल्य हो गया, है ना, क्रय मूल्य डायरेक्ट दे रखा है 5 मेज का। और मेरे दोस्तों उसने विक्रय मूल्य 1 का दे रखा है ना, 1 मेज का। 5 मेज है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 5 मेज का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये 5 मेज का क्रय मूल्य हो गया, और ये 5 से मल्टीप्लाई करके मैंने 5 मेज का विक्रय मूल्य भी निकाल लिया। विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी, है ना, हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 500 रुपए की हानि आ जाएगी मेरे दोस्तों, 500 रुपए की हानि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50वां, कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों, 50वां क्वेश्चन देखिए। 50वां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लिया गया समय है ना, दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लिया गया समय। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 8:15 पर रवाना हुई, मैं लिखता हूं मैं 8:15 AM पर रवाना हुई। अब मैंने बताया था कि एक तरफ लिख देना आप घंटे और एक तरफ लिख लेना मिनट, ये तो लिखोगे मेरे दोस्तों, है ना। अब देखो आप 8:15 पे रवाना हुई, तो आपको पता है कि 45 मिनट बाद 9 बज जाएगी मेरे दोस्तों। ये मिनट के नीचे 45 लिख दिया, 45 मिनट बाद कितनी बज जाएगी, 9 बज जाएगी। जो 8:15 हो रही है ना, तो 45 मिनट बाद 9 बज जाएगी ना, तो घंटे तो कुछ भी नहीं लिखूंगा और मिनट कितने लिख दूंगा, 45 भाई, 45 मिनट बाद 9 बज जाएगी। ठीक है, अब 9 बज गई, ये कितने की बात कर रहा है, 2:30 PM की बात कर रहा है। तो 9 के बाद में 2 कब बजेगी, देखो 9 के बाद 10 बजेगी, यहाँ लिख दो 9 के बाद 10 बजेगी, 11 बजेगी, 12 बजेगी, 1 बजेगी, 2 बजेगी। ठीक है भाई, 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2 बजेगी, तो 1, 2, 3, 4, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे बाद 2 बज जाएगी मेरे दोस्तों, 5 घंटे बाद कितनी बज जाएगी, 2 बज जाएगी। अभी 2 बजी है, ये 2:30 की बात कर रहा है, अभी 2 बजी है, 2 बजे 30 मिनट की बात कर रहा है, तो 30 मिनट और लगेंगे मेरे दोस्तों। इसको प्लस कर दो तो 5 तो ये और ये 7 हो जाएगा, और ये 5, मतलब 5 घंटे 75 मिनट। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5 घंटे 75 मिनट। अब आपको पता है कि मिनट 60 तक ही होता है, तो इधर से 60 मिनट इधर लाऊंगा मैं, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो इधर तो हो जाएंगे 1 घंटा, इसमें 60 मिनट इधर लाओगे ना, 60 मिनट इधर लाते इधर 1 घंटा हो जाएगा, क्योंकि घंटे हैं इधर, 1 घंटे होते इधर तो 6 घंटे हो जाएंगे, और 60 मिनट इधर लाते इधर 60 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ 15 मिनट। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 6 घंटे 15 मिनट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप किस प्रकार से करेंगे। देखो 8:15 हो रही है, तो आपको पता है 45 मिनट बाद 45 मिनट बाद 9 बज जाएगी। ठीक है, फिर 9 से 2 बजने में 5 घंटे लगेंगे मेरे दोस्तों, है ना। अभी 2 बजी है, 2:30 की बात कर रहा है, तो 30 मिनट और लगेंगे मेरे दोस्तों, है ना। अब ये कैसे करना है आपको, एक तरफ घंटे लिखना, एक तरफ मिनट लिखना, घंटे के नीचे घंटे लिखते जाना, मिनट के नीचे मिनट लिखते जाना, तो ये 5 घंटे 75 मिनट। अब आपको पता है कि मिनट तो 60 तक ही होते हैं, है ना, इधर 75 है, तो इधर से 1 घंटा इधर लाऊंगा, इधर 1 घंटा मतलब इधर से 60 मिनट इधर लाऊंगा, तो 60 मिनट इधर आते ही 60 मिनट का 1 घंटा बन जाएगा इधर, देखो, है ना, तो 5 6 घंटे हो जाएंगे। अब 60 मिनट इधर पे दिए पड़े, तो 60 कम हो जाएंगे इधर, तो 15 मिनट, तो 6 घंटे 15 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था ये। आगे देखिए 51वां क्वेश्चन देखिए। इक्यावनवां क्वेश्चन देखिए, वह संख्या कौन सी है जो 4, 8 और 6 तीनों की गुणज है। अब देखो मैंने बताया तीनों की गुणज हो मतलब इनका लसअप, है ना, तीनों की गुणज हो मतलब इनके लसअप का गुणज हो, बताया था मैंने, समझाया था आपको। जो संख्या इसकी भी गुणज हो, इसकी भी गुणज हो, इसकी भी गुणज हो, तो तीनों की गुणज हो
मतलब इनका लसफे का गुणज, ठीक है। एक संख्या का गुणज पूछे तो निकालेंगे, लेकिन एक से अधिक संख्या का गुणज पूछे, 2 का, 3 का, 4 का गुणज पूछता है, तो ऐसे सवाल में पहले लसा निकालना, लसा का गुणज निकालना है ना। वह संख्या कौन सी है जो इन तीनों की गुणज है, वह संख्या कौन सी है जो इन तीनों का गुणज है। तो इस प्रकार से पूछे ना, जब ज्यादा एक से अधिक संख्या को गुणज पूछे तो पहले इनका लसफर निकाल लेना। क्या निकालोगे? लसफर। तो मैं देखो 4, 8 और 6 का लसफर निकालूंगा। 2 से डिवाइड करो, 2, 4, 3। फिर देखो 2 से डिवाइड करूंगा 1 और यहाँ 2, ये 3। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ तो 1 का 1, यहाँ 1 और 3। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। ये 1, ये 1 और यहाँ भी 1। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे कि इनका गुणज मतलब इसका गुणज, तो आपको इसका गुणज देखना भाई। इनका गुणज मतलब कि इनके लसफे का गुणज, तो इनका लसफे कितना है? 24, मतलब कि 24 का गुणज। तो आपको 24 का गुणज देखना है। इसमें से क्या देखना है मेरे दोस्तों? इनमें से 24 का गुणज देखना है। तो 24 को मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे 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 मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना। 24 को मल्टीप्लाई करते जाना, तो जो आएगा वो इनका गुणज होगा। तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? देखो, हाँ, 24 को 20 से मल्टीप्लाई करो। देखिए 20 कितना जाएगा? 24 दूना 48, 480। ज्यादा हो गया है तो ना। या फिर एक काम करके देख लो, भाग देके देख लो। 24 का भाग जिसमें जा रहा है वही गुणज होगा। ऐसे ही कर लो आप, तो कोई बात नहीं। 24 को किससे करोगे? 18 से करो। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 2 हासिल 7, 18 दूना 36, 7 कितना हो जाएगा? 36, 7 पे 36, 7 43, 36 43 हो जाएगा। तो ये भी जाता है। 17 से करो, 24 को 17 से गुणा करो। 17 चौक 68, 8 हासिल 6, 17 दूनी 34, 408। ये भी ज़्यादा है। 16 से करो। 24 को किससे गुणा करोगे? 16 से करो। 16 चौके 64, 4, 16 चौके 64, 4 हासिल 6, 16 दूना 32, 6 38, 384। तो देखो 16 बार में इतना है और 17 बार में इतना है, मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है तो गलत है। देखो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। वो कह रहा है वो कौन सी संख्या है जो तीनों का गुणज है। तो तीनों का गुणज पूछे तो पहले लसफर निकालना, लसफर निकाल लिया मैंने, है ना। अब देखो आप इसका गुणज ढूंढने के लिए 24 को मल्टीप्लाई करोगे। कहां तक मल्टीप्लाई करोगे? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। ये कोई से भी हो सकता है मल्टीप्लाई, तो मतलब गुण मल्टीपल, तो गुणज तो कोई सा भी हो सकता है। तो 24 को कहां से गुणा करोगे आप? ये लाओगे, ये लाओगे, ये लाओगे, लाओगे, है ना। तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। आप एक काम करना, 24 का भाग देके देख लेना। 24 का जिसमें भाग जा रहा होगा वही गुणज होगा, है ना। क्योंकि मेरे दोस्तों गुणज में भाग जरूर जाता है। जिस संख्या की बात कर रहा है ना, उसमें गुणज का भाग जरूर जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तीनों का गुणज हो, तो जहां तीनों के गुणज पूछे वहां लसफर निकालना, लसफर निकालेंगे पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। अब 24 का पाड़ा बोलोगे तो 24 का पाड़ा कहां तक बोलोगे? तो आप एक काम करो, 24 का भाग देके देख लो। 24 का भाग जिसमें जाएगा वही गुणज होगा। तो 24 का भाग पहले में देख के देखो, नहीं जाएगा 24 में। 396 में तो 24 का नहीं जाएगा, लगाओ। 24 से कम 24 कितना बचेगा? 5 बचेगा और 1 उतारा। ये अब कितनी बार जाएगा? 24 पंजे 120, 6 बार हम देखो। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 चौक 24, 4 से 2, 6 दूनी 12, 14 18। देखो 144 आया कितनी बार में? 6 बार में कितना है? 144। तो आपके पास देखो 2 1 12 से इसमें बच गया। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, डेफिनेट है ना। अगला लो, 24 का भाग अगले में लगाओ। 24 का भाग अगला कौन है? 664 में 2, 664 में 2, है ना। लगाओ, कितनी बार जाएगा? 24 दूनी 48, कितना बचेगा? 16 में 8 गया 8, है ना। यहाँ बचा 1 उतारा 1, 184 बार कितनी बार जाएगा? देखो 84 को 24 में मल्टीप्लाई करो। 24 पंजे 24, 7 बार। 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168, है ना। और अगर 8 बार करोगे, 8 चौक 32, तो इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। तो ये भी आपका गलत है। ये जरूर हो सकता है आपका, ये हो सकता है ना। 600
96 में 2, 24 का भाग किस में दोगे? 696 में। तो 24 का भाग 2 आप किस में दोगे भाई? 696 में 2, 24 दूनी 48, कितना बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अगला उतारो, इसमें चल जाएगा। 24 का भाग शायद इसमें 6 बार जाएगा, 6 चौक 24, 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 बार जाएगा भाई, 9 बार जाएगा। 9 चौक 36, 4 से 3 और 9 दूनी 18 और 3 21, ये देखो गया ना, कितनी बार गया? 9 बार गया। 9 बार में कितना है? 216, घटाओगे तो कितना आएगा? 0, तो 29 बार गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो आपके पास एलसीएम इतना आ गया, फिर मैंने क्या बताया था आपको कि एलसीएम को मल्टीप्लाई करते जाना, जो आ जाए वही सही है। मेन तरीका तो यही है, लेकिन समस्या ये है कि इसको आप कहां तक मल्टीप्लाई करोगे? ये लाओगे ना, तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा हमारे दोस्तों। इसलिए क्या करना, आप ये जो 24 आया है ना, इसका डिवाइड करके देख लेना, इसका भाग लगा के देख लेना, जिसमें भाग जाएगा वही गुणज होगा। तो इसमें भाग जा रहा है तो ये आपका गुणज है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? सी इज द करेक्ट आंसर, गुणज। अगला क्वेश्चन, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये भी 52वां अच्छा क्वेश्चन है। भी क्या कह रहा है ये? एक कक्षा पार्क में गई, 52वां बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक कक्षा पार्क में गई, वहां पर कुछ जानवर तथा कुछ पक्षी देखे। कुछ पक्षी देखे। उन्होंने इन जानवरों तथा पक्षियों की संख्या को लिखकर एक ग्राफ बनाया। लिखकर क्या करा? एक ऐसा ग्राफ बना दिया, लिखकर एक इस टाइप का एक जो है ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ बना दिया है ना, एक ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, इस प्रकार का एक ग्राफ बनाया, फिर आगे कह रहा है पढ़ना है, मतलब अपने को इसको ढंग से ना। इधर देखिए जानवर पक्षी, ये तो जानवर हैं, ये जानवर पक्षी, जानवर बंदर, हिरण, मोर, बतख, सुअर, है ना। और इधर इनकी संख्या दे रखी है, ठीक है भाई। जैसे बंदर कितने हैं? देखो बंदर 25 हैं, 25 तक आ रहा है, बंदर 25 हैं। हिरण कितने हैं? हिरण देखो 40 हैं। मोर कितने हैं? मोर है आपके 50। बतख कितनी है आपके पास? 35। और सुअर कितने हैं? देखो सुअर है आपके पास 15। ठीक है, इस प्रकार से इसको पढ़ना है। अब ये कह रहा है बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का अंतर। समझना मेरे दोस्तों बात को। क्या कह रहा है? बंदरों तथा हिरणों गलत हो गया, हिरणों आना चाहिए था। बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का अंतर निकालो पहले तो। बंदर कितने हैं मेरे दोस्तों? बंदर 25। बंदर कितने हैं? देखो 25। यहां लिखो बंदर कितने हैं? बंदर 25। और हिरण कितने हैं मेरे दोस्तों? हिरण कहाँ है? हिरण ये रे, कितने हिरण? 40, है ना। अब वो कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर निकालो। अंतर का मतलब क्या होता है? मतलब बड़ी में छोटी घटाना, तो इसमें इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। अंतर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 15 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर व मोरों की संख्या का योग। अंतर व मोरों की संख्या का योग, मतलब अंतर और मोरों की संख्या कितनी है? 50। मोरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 50। इनका योग पूछा है तो योग कर लो। इनका क्या पूछा है? योग। तो योग कर लो, कितना आ जाएगा? 5 1 6 65 आ जाएगा। तो 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बंदरों तथा हिरणों की संख्या का अंतर। तो बंदर की संख्या दी है और हिरण की संख्या है, इन दोनों का अंतर निकालोगे ना आप तो 15 आएगा। इसमें 40 में इसको घटाओगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 15। तो ये अंतर 15 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों? अंतर 15, है ना। तो अंतर 15 आ गया। अब कह रहा है कि इन दोनों की संख्या का अंतर व मोरों की संख्या का योग, मतलब दोनों की संख्या का जो अंतर आया और जो मोरों की संख्या है, इन दोनों का योग करना है। तो प्लस कर लो इनको, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 65 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 53, कौन सा भाई? 53 करते हैं, पर यहाँ कर लेंगे, नीचे थोड़ी स्पेस भी मिल जाएगा अपने को। कच्चे कार्य के लिए जगह दे रखी है, जैसे आपके दे रखी है ना, वैसे मेरे भी दे रखी है भाई कच्चे कार्य के लिए। ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है। आप क्या सोचते हो? बस आपके लिए खाली जगह आएगी? अरे मेरे लिए भी आएगी, मेरे लिए भी आएगी खाली जगह यार, कच्चे कार्य के लिए जगह, ठीक है ना। देखो भाई 53 नंबर प्रश्न, प्रथम 4 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 4 अभाज्य संख्या लिखी, उनका योगफल करना है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या है,
प्रथम चार अभाज्य संख्या कौन होती है? 2, 3, 5, 7। देखो अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, प्रथम चार। तो अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। ये अभाज्य संख्या होती है। इनका योगफल पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, योगफल कर लो। कितना हो जाएगा? 5, 5, 10, 7, 17, 17 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे सिंपल सवाल हो नहीं सकता। इससे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा मेरे दोस्तों। लाडलो मेरे लाडलो, इससे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ध्यान रख लेना अगर ये भी आपको नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा मेरे दोस्तों? 54वां प्रश्न देखिए। ये इसको सरल करने पर प्राप्त होता है। इसको जब आप सरल करोगे तो क्या प्राप्त होगा? आप सभी को पता है मेरे लाडलो। क्या क्या पता है आपको कि पहले ब्रैकेट हल करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्तों? ब्रैकेट। तो हल करो, ये 3 का तो 3, ठीक है। और ब्रैकेट हल कर रहा हूं मैं। ब्रैकेट कैसे हल करेंगे? देखो ऐसे हल करेंगे ब्रैकेट को। ये 13 पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, 7 छंग 42, फिर ये ब्रैकेट डिवाइड। इस ब्रैकेट को हल करो, कितना आ जाएगा? 11 या 33। अब एक ही संख्या तो ब्रैकेट हटा दूंगा माइनस। इसमें देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 4 दूना 8। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया। क्लियर? आगे क्या करेंगे मेरे दोस्तों? देखो 3 और यहां किसका चिन्ह है? यहां इंटू का चिन्ह है। किसका चिन्ह है मेरे दोस्तों? इंटू का चिन्ह, मल्टीप्लाई का, है ना। और इन दोनों को प्लस करो तो 5, 3, 2, 5, 5, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 55 आ जाएगा। डिवाइड, ये डिवाइड कितना? 33 माइनस, इसमें माइनस करो, कितना बचेगा? 4। आगे अब सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो कर दो डिवाइड को, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो ऐसे रहने दो, मत करो मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 55। अब देखो आपको पता है मैं इसके नीचे बटा 1 कर सकता हूं ना, है ना। फिर आपको एक चीज वो पता है कि अगर भाग हो तो इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा के इसको तुम उल्टा कर सकते हो। कैसे? 1 बटा इसको अपन 33 कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, -4। अब क्या करेंगे? काट दो। कट रहा है, देखो ये दोनों कट रहे हैं। कितने से कट रहे हैं? ये कट रहे हैं 11 से। 11 का भाग 5 बार जाएगा, 11 का भाग 3 बार जाएगा। और एक चीज और देखो मेरे दोस्तों, देखो 3 से 3 भी कट रहा है ना। तो यहाँ तो क्या है? 5, 5 को 1 से गुणा करोगे 5 ही आएगा। यहाँ तो माइनस है, कितना है? 4। तो माइनस करो, कितना आएगा? 1। तो 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों? बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ये देखिए 50, 50, 50, 50, 53। कौन सा मैं लाड लो? 54। इधर कौन था? 54 कर लिया अपन ने। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ रहने वाला है। ये देखिए भाई 55 नंबर क्वेश्चन। 55वां प्रश्न देखिए। 55वां प्रश्न, 936 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, है ना मेरे दोस्तों। क्या कह रहा है? 936 में से कम किस संख्या को घटाऊं किस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो मैंने बताया था इस टाइप का जहां भी प्रश्न पूछे पहले इसका वर्गमूल कर लेना। क्या कर लोगे? वर्गमूल। तो 936 का भाग विधि से वर्गमूल करो, 1 जोड़ा दिए 1 जोड़ा 1, वर्गमूल करो भाग विधि से 936 का। 3 का दूंगा, 3 ही ऊपर आएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 9। माइनस करो, कितना बचेगा? 0। फिर अगला जोड़ा ही उतारेंगे, ये बताया था मैंने। अगला जोड़ा ही उतारेंगे, उतार ले मेरे दोस्तों। फिर मैंने बताया था कि इसको इसमें प्लस कर लेना, कितना हो जाएगा? 6। अब मेरी बात सुनो, ये 6 से मैंने बताया था आपको, ये 6 है ना, इसके पीछे 1 उतारेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, ये तो बताया था। और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। इससे बड़ा हो गया, देखो, है ना। तो अपन इसके पीछे अगर 1 भी उतार रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, तो 1 से भी कम उतारेंगे, मतलब 0 उतारेंगे। कितना उतारेंगे मेरे दोस्तों? 0। समझो बात को, कितना उतारूंगा? 0। तो मैं इसके पीछे यहाँ क्या उतारूंगा? 0। यहाँ भी उतारूंगा 0। अब यहाँ 0 उतार के 0 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो पूरा ही कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 0 हो जाएगा। माइनस करो, कितना बचेगा? 36। और 0 को इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब बात तो समझो, क्या समझोगे मेरे दोस्तों? देखो अपन ने 936 का वर्गमूल निकाला तो 36 शेषफल बचा। कितना बचा? 36 शेषफल। तो ये कह रहा है कि इसमें से कम किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस 36 को घटाएंगे मेरे दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 36 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि इसमें से कम मैं क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना।
तो देखो पूर्ण वर्ग वो कब होगा, जब 36 शेषफल नहीं बचेगा। तो 36 शेषफल बच रहा है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 36 शेषफल नहीं बचे तो पूर्ण वर्ग हो। तो 36 शेषफल कब नहीं बचेगा मेरे दोस्तों, जब 36 पहले से घटा दिया जाए, है ना। तो इसमें से कितना घटाएंगे अपन, 36 घटाएंगे। तो इस प्रकार का सवाल आ जाए, घटाने की बात करें तो क्या करोगे, जो शेषफल बचा ना वही घटाएंगे, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 56। 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य है। 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य है। तो इसकी साधारण मीन बनाओ, इसको मल्टीप्लाई करोगे 192 और 193/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 193/16। ये हो जाएगा 193/16, है ना। अब पॉइंट में दे रखा है 16 का भाग दे दो, 16 का भाग दे देते। अब मैंने ट्रिक बताई थी ना आपको, कौन सी मेरे दोस्तों, कि प्रश्न को पूरा हल किए बिना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो वो ट्रिक लगा दो आप, यहाँ आंसर आ जाएगा। देखो कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगला अंक उतारो, ये 3, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। 16 दूना 32, कितना बचेगा, 1। आगे अंक नहीं है तो आपको पता है पॉइंट लगा के मैं 1 जीरो उतार सकता हूँ, पॉइंट लगा के 1 जीरो उतार सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट लगा के 1 जीरो उतार दी मैंने, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर भाग टूट की जीरो लगा के फिर और जीरो उतार देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 16 6 की 96, कितना बचेगा, 4। आगे करने की जरूरत नहीं है, इससे पता लग जाएगा आंसर, है ना। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी तक अपना आंसर आया 12.06। अब 12.06 किसमें है, देखो 12.06 नहीं है, गलत है। 12.06 इसमें आ रहा है, ठीक है। 12.06 इसमें भी नहीं आ रहा, 12.6 आ रहा है, ये भी गलत है। 12.06 इसमें भी नहीं आ रहा, 12.05 आ रहा है, ये भी गलत है। तो देखो अभी आगे और भाग जाएगा, 25 बार और जाएगा आगे, लेकिन मेरे दोस्तों करने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर आ गया ना। तो 12.0625 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि ये मिला लिया अपन ने, ये मिल रहा है पीछे का, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। टाइम इज मनी, समय वेस्ट नहीं करना है अपने को। इंटेलिजेंट लोग हैं, अपना दिमाग लगाना है, प्रश्न को पूरा हल किए बिना ही आंसर ले आएंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सी आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन था, पूरा करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कौन सा करेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसको सरल करने पर लगभग मान आता है। सरल करना है, सबसे पहले क्या करते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, करूं मल्टीप्लाई, कर देता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 3 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 15 3 45, 15 3 45, है ना। यहाँ 45 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इससे मल्टीप्लाई 15 3 45, और 3 छोड़ के पॉइंट है ना, 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 45.045 आएगा। कितना आएगा, 45.045। मल्टीप्लाई करके देख लेते यार, गुणा गलती नहीं हो जाए, क्वेश्चन ही गलती हो जाए साला एक तो। 3.003 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 15, 5 हासिल 1, 0 5 × 15, फिर आ जाएगा 3003, जोड़ो 5 4 0 5, 45.045 आया, सही है ना। कितना आ जाएगा, 45.045, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, प्लस को लिख दो आगे, कितना है ये 0.0123, 0.0123 प्लस उसको भी लिखो 5.002575 अब इसको प्लस करना है, कर दो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको लिखो, ये हो जाएगा 45.045, फिर ये 0.0 0.0123, 0.0123, फिर ये 5.002575, प्लस करो इसको, क्या आता है, तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ ये 7 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, ये यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 10 के 0 वहाँ से 1 5 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बन रहा है देखो अभी
वो बन रहा है 50.0 इतना बन रहा है। अब आपका ऑप्शन देखो, लगभग मान निकालना है। वो क्या निकालना है मेरे दोस्तों, लगभग किसके हैं। देखो 50 आ रहा है राउंड फिगर में, तो ये 48 ये तो गलत हो जाएगा आपका, है ना। अब आपका आंसर या तो 50 होगा या 51 होगा, है ना। तो यहाँ देखो 50 के बाद में यहाँ जीरो आ रहा है, 50 के बाद क्या आ रहा है यहाँ जीरो, तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा अंक होता यहाँ तो 51 हो जाता, लेकिन यहाँ जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा, तो 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ये देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनका योगफल करना है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है अपनी बुक में यार, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं अपनी बुक में, इनका योगफल करना है। इससे सीधा क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके, मैं फिर कह रहा हूं, इससे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, 7.7, फिर है मोटा कर लिया मैंने इसको, देखो 7.07, फिर है 7.007, फिर है 7.0077। मैंने क्या बताया था मेरे दोस्तों कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, संख्या आगे पीछे हो सकती है। तो ये 7 आ जाएगा, देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, इन दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं, 7 7 14 का 4 हासिल 1 लग जाएगा यहाँ, तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ 7 7 14 का 4 हासिल 1 लग जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा। 7 चौक 28 29 का 9 हासिल 2 लग जाएगा, 9 99.4147 आएगा, 99.4147 गलत कर दिया शायद, 7.7 7.0 ये यहाँ गलती कर दी मैंने। देखो सेकेंड अंक यहाँ क्या है 7.07 है, मैंने 7 0 कर दिया, तो ये गलत हो गया आपका, है ना। 7.7 देखो क्या है 7.7, अगला क्या है 7.07 है, फिर देखो 7.007, गलती नहीं करनी मेरे दोस्तों, सावधानी से करना है आपको। 77.0077, अब प्लस करो। आप चाहो तो मैंने बताया था यहाँ इसके पीछे जीरो लगा सकते हो, यहाँ भी डबल जीरो लगा सकते हो, यहाँ 3 जीरो लगा सकते हो, है ना, ऐसे कर लेना, यहाँ जीरो लगा सकते हो आप, गलती मत करना भैया ना। जोड़ो, ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 14, 4 कैरी 1, तो 7 एक 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 लग जाएगा, 7 और 2 9, 98.7847 आएगा, 98.7847, 98.7847। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, 98.7847, है ना, 98.7847 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, ऊपर कर लेते हैं इनको, है ना। 59 60 कौन सा मेरे दोस्तों, 59 और 60 क्वेश्चन बचा है, देखो करते हैं इसको। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या में अंतर। सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपलेस्ट, सिंपल नहीं सिंपलेस्ट, है ना। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, देखो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कैसे लिखते हैं मेरे दोस्तों, 1 लिख के फिर 0 0 लगा देंगे, 3 4 5 होगी 6 अंकों की, देखो 1 2 3 4 5 6 अंकों की छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, 1 लिख के 0 0 लगा देंगे, और फिर 4 अंकों की बड़ी, 4 अंकों की बड़ी कैसे लिखते हैं, 9 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं मेरे दोस्तों। ये हो जाएगी 4 अंकों की बड़ी, क्या हो जाएगी 4 अंकों की बड़ी। इनका अंतर पूछा है, कोई ना अंतर निकाल लो, अंतर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, माइनस करना। अब देखो ये नहीं घटेगा तो यहाँ से दाएं लेंगे, यहाँ से दाएं लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ से दाएं लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 10, फिर यहाँ 9 यहाँ 10, फिर यहाँ 9 यहाँ 10, फिर यहाँ 9 यहाँ 10, तो 10 में से 9 घटाओ 1 बचेगा, 9 में से 9 घटाओ 0, 9 में से 9 घटाओ 0, 9 में से 9 घटाओ 0, और यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ तो 0 बचा, मत लिखो इसको, तो 90,001 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 90,001 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90,001, ये 90,001 ही तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 0 का मतलब ये 1 लाख है, 1 लाख में से 9,000
मतलब लगभग 10,000 घटा हो गया तो 90,000 ही आएगा, 90,001 करेक्ट आंसर आ गया। अगला तो और सीधा है। अच्छा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना कि 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। मतलब 2,02,000 को अंकों में कैसे लिखते हैं, इसकी एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं मैं, समझ लेना सभी। देखो क्या लिख रहा है ये 2 लाख, तो 2 लाख लिखो। 2 लाख कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो लगाते हैं इसके पीछे। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो गया ना 2 लाख। फिर क्या है 2,000, 2,000 लिखो, 1 2 3। 2,000 कैसे लिखते हैं मेरे दोस्तों, 3 जीरो लगाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। अब इसको अंकों में लिखना है, तो अंकों में लिखने के लिए जोड़ देना मेरे दोस्तों। इस प्रकार का जहां भी सवाल आए ना, लिख के उनको जोड़ देना। जैसे 2 लाख बोला इसने, तो मैंने क्या करा, 2 लाख लिख दिया। फिर 2,000 बोला, 2,000 लिख दिया। फिर 200 बोले, 200 लिख देना, और फिर सभी को प्लस कर देना मेरे दोस्तों, है ना। बहुत सिंपल ट्रिक है। ऐसे जहां भी पूछे, जो जो बोले ना उनको लिखते जाना ऐसे, फिर प्लस कर देना, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। जोड़ो 0 0 0 2 0 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2,02,000। 2,02,000 कौन सी मारा है, 2,02,000। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2,02,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2,02,000। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आई तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में मेरे दोस्तों शेयर करें। और हाँ, ऐसे बच्चे जो भी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या मेरे दोस्तों, ऐसे बच्चे जो भी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं और 2026 में जो एग्जाम देंगे, कब मेरे दोस्तों, अभी नहीं, 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए हमारा प्रहार बैच जो है हमने लॉन्च कर दिया है। कौन सा मेरे दोस्तों, प्रहार जो बैच है हमारा वो लॉन्च कर दिया है। और जो बच्चे जनवरी 2026 में एग्जाम देंगे, कब मेरे दोस्तों, जनवरी 2026 में देंगे, अभी क्लास 4th में पढ़ रहे हैं, है ना, या 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं, 3rd क्लास या 4th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारा न्यू बैच जो है हमने लॉन्च कर दिया है। न्यू बैच, न्यू कोर्स, जिसका नाम हमने प्रहार रखा है मेरे दोस्तों। क्या रखा है मेरे दोस्तों, प्रहार बैच। इस कोर्स की प्राइस 2,999 रुपए है मेरे दोस्तों। लेकिन 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 मेरे दोस्तों, अभी 50% के साथ ये कोर्स आपको 50% ऑफ के साथ 1,499 रुपए में दिखाएगा। आपको कितना दिखाएगा मेरे दोस्तों, 1,499 रुपए। और इसमें भी मेरे दोस्तों, अभी हमने इसमें भी डिस्काउंट देखिए आपको, ये मात्र केवल 499 रुपए इसकी प्राइस रखी है हमने। कितने मेरे दोस्तों, 499 रुपए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये 499 रुपए जो है सभी के लिए नहीं है, ध्यान रख लेना। ये 499 रुपए प्राइस उन बच्चों के लिए हैं जो पहले 100 बच्चे हमारे इस कोर्स को खरीदेंगे। कितने मेरे दोस्तों, पहले 100 बच्चों के लिए ये प्राइस रहने वाली है। कितने मेरे दोस्तों, पहले 100 बच्चों के लिए हमारी ये प्राइस रहने वाली है। इसके बाद में आपकी प्राइसिंग ये हो जाएगी। ठीक है, तो फटाक से आप अभी प्ले स्टोर पर जाकर और इसको, हमारे कोर्स को जो है खरीद सकते हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो 7737513189 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं लिंक इसका आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।